हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को नए साल की जमरे एजुकेशन पॉइंट की तरफ से बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आई होप कि आप 2025 में गवर्नमेंट जॉब लेके रहें, ठीक है। इसी के साथ आप जुड़े रहें हमारे जमरे एजुकेशन पॉइंट के साथ, क्योंकि इसमें ऐसे स्टूडेंट भी जुड़ सकते हैं जो अभी फ्रेशर हो, ठीक है। फ्रेशर भी जुड़ सकते हैं जो अभी भी जिनका अभी कॉलेज स्टार्ट किए, तो उनके लिए भी ये जो लेक्चरर्स है वो बेनिफिटेड रहेगा, क्योंकि इनमें कुछ बेसिक चीज़ें भी हमने उन्हीं के लिए इंक्लूड की गई है जो थ्योरी के रूप में है, ठीक है। तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। तो आज हमारा हेमेटोलॉजी का टॉपिक रहेगा रेड इंडाइसिस। जिनके भी रेड इंडाइसिस से जो डाउट्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो एनीमिया है वो सभी क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, इसके आंसर ज़रूर बताइए ताकि आपको आपका जो लेवल पता चल सके कि आपका लेवल, जो आपका आईक्यू लेवल वो किस तरीके से, ठीक है। तो आपके आईक्यू लेवल को भी चेक करने के लिए हम लोग एमसीक्यूज लेके आते हैं, वरना थ्योरी तो हम पढ़ाई दें, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं रेड इंडाइसिस। इसके साथ साथ में हम लोग एक ही लेक्चर में ESR प्लस PCV भी इंक्लूड किए हैं, तो एक ही वीडियो में वो कंप्लीटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेशर बच्चों के लिए भी अच्छा होता है कि हम एकदम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, सिलेबस वाइज, तो उनको कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। पूरा मटेरियल हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे हेमेटोलॉजी का, तो हेमेटोलॉजी के सभी टॉपिक्स हमें इस लेक्चर में आप या इस चैनल पे आपको विजिट करके मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट भी जरूर जुड़े। स्टार्ट करते हैं रेड सेल एनालिसिस, ठीक है। तो रेड सेल जैसे हमने आरबीसी पढ़ी थी, उसमें से इतना वीडियो नहीं बन पा रहा था, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा अलग कर दिया। वो ये थोड़ा छोटा, इसलिए ESR और PCV भी इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। रेड सेल एनालिसिस होता क्या है? तो ये जो होता है रेड सेल एनालिसिस, ये आरबीसी को मेजर करने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। आरबीसी के साइज, शेप, ठीक है, उसके वॉल्यूम्स, उन्हीं की कंसंट्रेशन वगैरह, जो हीमोग्लोबिन रहता है, उसकी सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो आज हमको पता चल जाएगा कि इंडाइसिस रेड सेल इंडाइसिस होता क्या है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर समय की बचत के लिए हमने उसमें मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें होगी, MCV, ठीक है। सबसे पहले MCV होगा, ठीक है, MCH और MCHC। तो आज इसका पता चलेगा कि ये क्या होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उनको डाउट रहता है, तो आज इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर होना है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। जो एनीमिया, इससे क्वेश्चन एक तो 100 पूछ सकता है, और जो कॉलेजेस की जो एग्जाम्स है उसमें भी ये सारी चीजें जरूर होती है। रेड एनालिसिस से एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो वो लोग जरूर नोट करें, ठीक है। तो मेन सेल वॉल्यूम, ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होगी वो 76 to 96, ठीक है, फ्लेमोलीटर में होगी, ठीक है। ये यूनिट इसकी जरूर याद रखना है, ये जो यूनिट लिखी है फ्लेमोलीटर, ठीक है, FL, ये जरूर इसी में इसको याद रखना। अब इसके बढ़ने और कम होने से, ठीक है, क्वेश्चन बनता है इसके बढ़ने, यूनिट के ऊपर से तो बनेगा, लेकिन इसके बढ़ने और घटने से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि इसके MCV के बढ़ने से क्या होता है, घटने से कौन सी डिजीज होती है। तो जैसे इंक्रीज, अगर इसका जो वॉल्यूम 96 से अबव जाता है, ठीक है, तो वो किस कंडीशन में होता है, तो वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वर्ड लिखा हुआ कि मैक्रो और साइटिक। तो हमें पता है कि हमने पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, किसी को पता भी होगा कि जो ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है तो लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, और साइटिक का मतलब सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है, साइज में वो बड़ी होगी, ठीक है। एनीमिया, एनीमिया तो हमने पढ़ चुका है कि जो ब्लड की कमी से, इसलिए जो आरबीसी की कमी से जो क्या होगा, एनीमिया होगा, ठीक है। तो इसमें जो एनीमिया का मैक्रोसाइटिक जो एनीमिया है, ठीक है, तो इसमें जो सेल्स होगी वो लार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो किस कंडीशन में बड़ी होगी, ये तो इसका इंक्रीज कंडीशन में क्या मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, लेकिन वो किसकी कमी से, ठीक है। तो किसकी कमी से, ये 3 चीज ध्यान रखना है। इंक्रीज तो हम लोग बोल ही रहे, तो इंक्रीज की कंडीशन में हमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया दिखेगा। अब मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों होता है, ठीक है, तो किसकी कमी से होता है, ठीक है, तो वो होता है लो फोलिक एसिड और B12, ठीक है। जैसे फोलिक एसिड की जो गोलियां खाते हैं हम लोग, ठीक है, टैबलेट होती है या, तो इसीलिए फोलिक एसिड दी जाती है। तो इसमें क्या होगा, फोलिक एसिड लो होगा, और उसके साथ साथ में जो हमारा B12, ठीक है, B12 भी जैसे
कोबालामाइन, हमने कल परसों एक ऑप्शन दिया था कोबालामाइन, ठीक है। तो इन दोनों का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ में ऐसे, ठीक है, ऐसे पेशेंट की जिसमें अल्कोहल एब्यूज जो करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाइपोथायरायडिज्म, जो थायराइड जो डिजीज होती है, ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर के कारण भी ये एमसीवी इंक्रीज हो सकती है, इनकी जो रेशियो है, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं, रेड सेल इंडेक्स में जो सीबीसी की जो रिपोर्ट आती है उसमें यही चीजें हमको पता ही नहीं रहता, इसलिए हम लोग रिपोर्ट में बता नहीं पाते, ठीक है। तो ये सारे मैक्रोसाइटिक एनीमिया में हमें लो फोलिक एसिड और B12 की कमी, ठीक है, जो जो अल्कोहलिज्म में होते हैं उसमें भी हमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। जिनके थायराइड डिसऑर्डर है, ठीक है, थायराइडिज्म मतलब थायराइड डिसऑर्डर के इसमें भी हमें ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो इंक्रीज हो रहा है तो मैक्रोसाइटिक, डिक्रीज हो रहा है तो माइक्रोसाइटिक, ठीक है। अब माइक्रोसाइटिक में क्या क्या होगा, इसमें कुछ, ठीक है, थोड़ा सा जो सेल्स क्या होगी एकदम छोटी हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब सेल्स यहाँ पर छोटी हो रही है, ठीक है। तो सेल छोटी होगी तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, ठीक है, जो मीन सेल्स क्या हो जाएगा डिक्रीज कंडीशन में, तो ठीक है। अब डिक्रीज कंडीशन बोले तो 76 से नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो किसके कारण होता है, तो वो होता है हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कारण, ठीक है। अब इसको ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और आयरन को ऐसा रिलेटेड, तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें को रिलेटेड करना पड़ता है, किसी न किसी एग्जाम्पल के थ्रू दिमाग में बिठाना होता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये सारी चीजें इसमें को रिलेटेड करके हो जाता है। माइक्रो से जोड़ो, ठीक है, माइक्रो मतलब होता है छोटा सा, ठीक है। तो आयरन में हमारी बॉडी में क्या होता है, एक हमने बताया था कि जैसे हीमोग्लोबिन की जो 4 चेन होती है, तो इसमें एक एक आयरन था, एक एक हीम था, तो वो बहुत छोटी मात्रा में होता है, इसलिए उसको छोटा, ठीक है। ऐसा हम को रिलेटेड कर सकते हैं कि आयरन डिफिशियंसी किसके कारण होती है, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो या माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, तो ये ऑप्शन दे सकता है B12 फोलिक एसिड। अब ये तो मैक्रोसाइटिक में होगा इसलिए ये आयरन डिफिशियंसी, ठीक है। ये माइक्रोसाइटिक में इनके ऑप्शन में दे दिया कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया, फोलिक एसिड, B12, अल्कोहलिज्म या थायराइडिज्म दे दिया, ठीक है। तो इसके ऑप्शन तो सब गलत जाएंगे क्योंकि ये मैक्रोसाइटिक है, तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा आयरन डिफिशियंसी। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इसको लेकर इससे बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको मेजर किससे करते हैं, ठीक है, एमसीवी को मेजर किससे करते हैं हम लोग, पीसीवी से, जो हम पैक्ड सेल वॉल्यूम होती है उससे मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, जैसे हमने आरबीसी को टोटल काउंट करना बताया था, ठीक है, न्यूक्लियर चैम्बर में, तो पीसीवी जो पीसीवी वॉल्यूम आएगा, ठीक है, जैसे पीसीवी की जो रिपोर्ट आती है उसको 10 से इंटू करना है और डिवाइडेड करना है हमारे टोटल आरबीसी पर मिलियन पर क्यूबिक एमएम से, तो हमारा क्या निकल आएगा एमसीवी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एमसीवी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। मीन सेल्स हीमोग्लोबिन, ठीक है, मीन सेल हीमोग्लोबिन इसकी जो नॉर्मल रेंज रहेगी 27 से 32, ठीक है, पीजी, ठीक है, पिकोग्राम, याद रखना है। इसकी जो वॉल्यूम पूछ सकता है पिकोग्राम, पीजी मतलब पिकोग्राम, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर पिकोग्राम। हैंडराइटिंग में थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी वेरिएशन हो सकता है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एमसीएच के इंक्रीज से क्या हो सकता है, अब यहाँ पर मैंने मैक्रोसाइटिक एनीमिया लिख दिया क्योंकि इससे एमसीयू के बढ़ने से, ठीक है, मैक्रोसाइटिक मतलब वही वाली, अब यहाँ पर मैक्रोसाइटिक हो गया तो पूरी चीज हो सकती है, ठीक है। ऐसा हम कोरिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम लिखा है ताकि ये पूरा आपको, अब ठीक है, मैक्रोसाइटिक बोल गया मतलब इसमें भी क्या होगा, लो फोलिक एसिड होगा, B12 होगा, अल्कोहलिज्म एबिस होगा और हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आगे बनने वाले, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इंक्रीज, देखो इतना पढ़ने के बाद में हम कंफ्यूजन हो जाते हैं जब हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं, तो यही इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज, इससे तो यही क्वेश्चन बनते हैं। एमसीवी इंक्रीज होने से कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया था कि ये 2 बड़े हुए हैं, ठीक है, या तो ये 2 बड़े हुए हैं, ये 2 बड़े हुए, ये नॉर्मल है, या ये नॉर्मल है और ये 2 बड़े हुए, या ये बड़ा हुआ ये 2 नॉर्मल है, ऐसा किसी भी एंगल से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो एमसीके मैक्रो में अपने को आ गया कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता क्या है, ठीक है, मैंने अभी बताया कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है। अब माइक्रो मतलब था आरबीसी, ठीक है, मैक्रो मतलब साइटिक मतलब सेल होती है, तो अब इसलिए आरबीसी की बात हो रही है क्योंकि हम आरबीसी इंडेक्स पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी की जो सेल्स होती है वो क्या हो जाएगी, मैक्रो हो जाएगी, ठीक है। नंबर में तो कम रहेगी, इसलिए तो हम एनीमिया बोल रहे हैं।
साइज में बढ़ रही है वो, ठीक है। आरबीसी अभी और भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो मैक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी का साइज बढ़ रहा है, यहाँ पर नंबर कम है वो, इसलिए एनीमिया में की हिंदी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएगी। आगे चलेंगे हम हाइपोक्रोमिक, ठीक है। अब हाइपोक्रोमिक एनीमिया की बात आ गई, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगी, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब यहाँ पर आप एनीमिया समझ लेना, मिस कर गया था। अब यहाँ पर क्या हो गया, हाइपोक्रोमिक नाम। अब हाइपो का मतलब होता है लेस, मतलब कम, क्रोमिक का मतलब होता है कलर, मतलब यहाँ पर आरबीसी का कलर कैसा हो रहा है, लो, जो रेड कलर से लो हो रहा है। अगर रेड कलर से लो होगा, ठीक है, तो रेड से पेलर मतलब वो पीली दिखने हो जाएगी, जिसके कारण पीलिया हो जाता है, ठीक है। तो पीलिया जॉन्डिस की कंडीशन में भी ऑब्वियसली एमसीएच लो आएगा, जिसको अगर पीलिया होगा तो एमसीएच लो आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी इसको कोरिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे नापेंगे, एमसीएच एचबी इंटू 10, जो हमारा हीमोग्लोबिन जैसे 10 आ गया, 11 आ गया, उसको इंटू करेंगे 10 से और डिवाइडेड करेंगे टोटल आरबीसी पर क्यूबिक एमएम से, ठीक है। तो इसका जो रेंज आ जाएगी इसमें आ जाएगी एमसी मीन सेल एचबी, ठीक है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसको मैंने शॉर्ट दे दिया गया क्योंकि मैंने पहले हीमोग्लोबिन से लिख दिया है, तो ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि मीन सेल एचबी कंसंट्रेशन लिख दिया मैंने, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन मतलब एमसीएचसी। इसका जो नॉर्मल रेंज रहेगा इसका, ठीक है, 32 से 36, ठीक है, 32 से 36 ग्राम पर डीएल में रहेगा। सबकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो सबकी अलग अलग ही रहेगी, ठीक है। तो 32 से 36 ग्राम पर डीएल इसकी जो नॉर्मल रेंज रहेगी। अब इसके बढ़ने से क्या होता है, स्पाइरोसाइटोसिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी आरबीसी है वो स्पाइरल हो रही है, नाम से ही पता चला स्पाइरल मतलब ऐसे। वैसे तो नॉर्मल हमारी आरबीसी इस तरह की, ठीक है, एक डंबल शेप की होती है, लेकिन वो डंबल शेप ना होकर एक स्प्रिंग टाइप की ऐसे, ठीक है, एक थोड़ा सा, ठीक है। जब हम लोग दूर से देखेंगे तो इस टाइप की दिखेगी वो, ठीक है, एस शेप की या कर्व शेप की, ठीक है। तो वो एक स्पाइरल शेप लेगी, थोड़ा मुड़ जाएगी या ऊपर या बीच से वो थोड़ी मुड़ी हुई दिखेगी, उसको स्पाइरोसाइट्स बोलते हैं। अब वो अगर वो स्पाइरोसाइट हो रही है, मुड़ रही है, तो ऑब्वियसली वो टूटी रही है, ठीक है, टूटी रही है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पाइरल हो रहा है वो, ठीक है। अब यह हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक मतलब आरबीसी क्या, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। साइटोसिस बोला ना इसने, स्पाइरोसाइटोसिस, तो स्पाइरल तो हो ही रही है लेकिन वो टूट भी रही है, आरबीसी का ब्रेकडाउन भी हो रहा था। आरबीसी ब्रेकडाउन होगा तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। और किस कंडीशन में हो सकते हैं, हेरिडिटरी, ठीक है, आनुवंशिक बीमारी के कारण भी हो सकता है, हेरिडिटरी डिजीज, बोन मेरो डिजीज, बोन में कुछ, ठीक है, एबनॉर्मिटीज आ जाएगी, या बोन मेरो डिसऑर्डर के कारण भी हमें स्पाइरोसिस देखने को मिलेगा, मतलब आरबीसी का इस तरीका से देखने को मिलेगा। और किस कंडीशन में मिलेगा, ऑटो इम्यून डिजीज में, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब क्या होगा, ठीक है, ये हमारे जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। जिसका जितना अच्छा बूस्ट होगा उतनी उसकी अच्छी इम्यूनिटी रहेगी, ठीक है। तो अब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन वगैरह ये कम हो रहा है, ठीक है, उसको खाना पीना नहीं हमारी बॉडी को मिल रहा, तो हमारी जो इम्यूनिटी भी वीक होती है, ठीक है। जो जैसे बहुत ज़्यादा जिसकी हालत डाउन होती है उसको उतनी ज़्यादा बीमारी घेरी हुई रहती है, ठीक है। हम इस तरीके से उसको कोरिलेटेड कर सकते हैं कि जो वीक इंसान होता है सबसे ज़्यादा बीमारी उसी के अंदर रहती है, ठीक है। और क्या हो सकता है उसमें, ठीक है, किस कंडीशन में एमसीएससी बढ़ सकता है, जैसे किसी को मेडिकेशन चल रहा होता है, ठीक है, मेडिकेशन के कारण भी एमसीबी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें बस हमको दो चीजें नोट कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से लेके आया हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो फ्रेशर रहते हैं बेचारे को समझ नहीं आती है, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। और मटेरियल तो आपको एक ही साइड मिल जाएगा कि हम लोग टॉपिक लेक्चर वाइज 1 2 3 ऐसा सीरियस वाइज चल रहे हैं, तो उनको हिमेटो हिस्टो सभी सब्जेक्ट की उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते उनको कुछ इस तरीके से भी देखेंगे तो उनको ये भी हेल्प हो जाएगी कि उनकी अभी से प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे उनका अगर फर्स्ट ईयर थर्ड सेकंड ईयर तो उनको 3 साल तक ये प्रिपरेशन का मौका मिल सकता है, क्योंकि इनको ये हो जाएगा कि अभी से उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से
पढ़ना होता है और एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो उनको दोनों चीज़ों का अनुभव हो जाएगा। और जो अभी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो करना ही है, उनके लिए तो हम एमसीक्यूज लेके आ ही रहे। ये उनके लिए जो अभी फ्रेशर है, ठीक है, उनके लिए बेस्ट लेक्चर्स आएंगे। अब डिक्रीज होने से क्या होगा, डिक्रीज होने से वही हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है ये यहाँ पर, ठीक है। हाइपोक्रोमिक होगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया मतलब मीन सेल कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होती है, डिक्रीज होगी तो क्या होगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हमको पहले इनको देखना है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज, इसको इससे इसको, ठीक है। एमसीवी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या क्या होगा, किस तरीके किस वजह से होता है, वजह भी लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यही चीजें तो मेन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वजह तक लिख दी है, ठीक है। डिक्रीज होने से क्या होगा, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो मेन सेल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के कारण, ठीक है, उसके बढ़ने से क्या, उसको बढ़ने से मतलब बढ़ने को क्या कहते हैं, उस बढ़ने को क्या कहते हैं, तो स्पाइरोसाइटिस साइटोसिस बोलते हैं। तो स्पाइरोसाइटोसिस किसके कारण होता है, अगर एमसीवी अगर बड़ी हुई आ रही है तो उसमें हेमोलाइटिक एनीमिया होगा, हेरिडिटरी डिसऑर्डर होगा, बोन मैरो डिसऑर्डर होगा, ऑटोइम्यून डिजीज होगी। और जो अधिक मेडिकेशन कर रहा है, जैसे पेनिसिलिन बहुत खतरनाक चीज होती है, तो पेनिसिलिन ऐसी मेडिसिन होती है जो एमसीवी के स्तर को क्या कर देती है, बहुत बढ़ा देती है, ठीक है। तो आधी सीबीसी की रिपोर्ट तो यही हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप आधी सीबीसी समझ गए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारा डब्ल्यूबीसी है, उसके बाद प्लेटलेट। तो सीबीसी की पूरी जांच आपको देखने में इजी होगा, ठीक है, आप उसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब डिक्रीज में क्या होगा, हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक मतलब वही, हाइपो का मतलब लेस होता है और क्रोम मतलब कलर, आरबीसी का कलर वही पेल येलो हो जाएगा। और पेल येलो की कंडीशन में क्या होगा, जॉइंटिस वगैरह, ठीक है, जॉइंटिस उसका मेन सोर्स है। इसको मेजर कैसे करेंगे, कैलकुलेशन पॉइंट क्या है इसका, एच बी इंटू 100 और पब्लिक पीसीबी से उसको डिवाइडेड कर देना, तो हमारा एमसीएससी निकल के आएगा, ठीक है। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 32 से 36 ग्राम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बताया जाएंगे। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा आरबीसी के बारे में देख लेंगे, आरबीसी की साइज शेप। हालांकि इसमें हमने पूरा बता ही दिया कि आरबीसी के कारण क्या होता है, कभी आरबीसी के बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है, ठीक है। अभी जब एनीमिया पढ़ेंगे तो और पूरा ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम अगर अभी एनीमिया पढ़ लेंगे तो सब मिक्सचर हो जाएगा। अभी हम धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो फ्रेशर रहेंगे ना उनको इतना सारा वो नहीं होगा, उनको एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, क्या बोल रहे थे, एमसीएससी, एमसीएससी मीन सेल्स वॉल्यूम, ये भी बताया ना कि उसके बढ़ने से वो क्या होता है, मेडिकेशन। हाँ, अभी जो बताया था ना कि मेडिकेशन के कारण डिक्रीज होने से एमसीएससी जो होता है वो डिक्रीज होगा, लेस, कम, ठीक है। हाँ, वही डिक्रीज होने से जैसे जो ज्यादा पेशेंट एडमिट होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में मेडिकेशन करते हैं ना, हाँ, उन्हीं के लिए है हमारा, हाँ, डिक्रीज हो जाएगा जी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ईएसआर, ठीक है। इलेक्ट्रोसाइट ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसका ये फुल फॉर्म रहेगा। अभी इसका हम थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं जाएंगे इसमें, थोड़ा सा बताएंगे बेसिकली।
ESR हम लोग क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सभी, ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसमें हम आरबीसी की जो सेडिमेंटेशन होता है, जैसे हम लोग सेंट्रीफ्यूज अभी किया था, पिछले बार भी मैंने बताया था कि जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये हमारी वॉइल्स है तो होती है जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। हम इसमें 4 ml ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। हालांकि 3 भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ये होगा हमारा प्लाज्मा रहेगा, प्लाज्मा या सीरम होगा, और ये हो जाएगा हमारा सेल्स, ठीक है। रेड सेल्स है ये पूरी हमारी आरबीसी होगी, ठीक है। और ये जो बीच में एक लेयर बनती है, ठीक है, व्हाइट लेयर, उसको हम लोग बफी कोट बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था इसमें पिछले क्लासेस में जाकर देख लेना, इसके बारे में मैंने पूरा लेक्चर बताया था, ठीक है। अब ये जो आरबीसी सेडिमेंट हो रही है, ठीक है, जो ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं सुपरनेंट, और जो नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट। तो यही हम लोग अभी पढ़ेंगे, सेडिमेंट, ठीक है। सुपरनेंट और सेडिमेंट, सेडिमेंट मतलब जो जमना सेडिमेंट, ठीक है, और जो ऊपर जो तैरने लग जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सुपरनेंट का। तो अब जो ESR हम लोग पढ़ने वाले वो सेडिमेंटेशन को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ESR हम लोग 2 मेथड से करते हैं, एक तो वेस्टर्न ग्रीन मेथड और एक और हमारा विंडो, ठीक है। उसकी 2 मेथड्स होती है। इससे पहले हम लोग, ठीक है, मेथड पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जान लें कि इसके बढ़ने और कम होने से क्या दिक्कत होती है, क्या नोटिस होती है इसमें। इंट्रो में यही है कि ये आरबीसी के, ठीक है, आरबीसी के लेवल को देखने के लिए कितनी मात्रा में आरबीसी सेडिमेंट हो रही है, ठीक है, उसी लेवल को चेक करने के लिए हम लोग ESR करते हैं। अब जब आरबीसी बढ़ती है, इंक्रीज और डिक्रीज कंडीशन में, कि किस कंडीशन में आरबीसी बढ़ेगी और किस कंडीशन को, सॉरी, किस कंडीशन में ESR बढ़ेगा और किस कंडीशन में ESR डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले आगा हमारा इन्फ्लामेशन, सबसे पहले हमारा इन्फ्लामेशन की कंडीशन में ESR बढ़ेगा। जैसे ट्यूबरक्लोसिस जैसे क्रोनिक डिजीज है, ठीक है, उस कंडीशन में भी हमारा ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी होती है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो इसका इन्फ्लामेशन की कंडीशन भी बढ़ेगा। ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में भी ESR बढ़ेगा। और ये काला आजार, ठीक है, ये पैरासाइट होता है काला आजार, और एक होता है हमारा, ठीक है, क्रोनिक डिजीज, ठीक है। जितनी भी जो मेन जो बॉडी में क्रोनिक डिजीज होती है उसमें भी हमें ESR इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। और डिक्रीज की कंडीशन में, ठीक है, किस कंडीशन में ESR डिक्रीज होगा, तो इसमें जो प्लाज्मा लेवल होगा, ठीक है, प्रोटीन, क्योंकि हमने जो पढ़ा था उसमें, ठीक है, ESR जो सेडिमेंट होगा तो ऊपर क्या निकल आएगा हमारा प्लाज्मा, ठीक है। जो प्लाज्मा लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर ESR डिक्रीज होगा तो उसका प्लाज्मा लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में भी ESR डिक्रीज हो जाएगा। और होता है हमारा ऑटोइम्यून डिजीज, इम्यून डिसऑर्डर या डिजीज की कंडीशन में भी ESR हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इनके जो
दो मेथड्स होती है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि दो मेथड्स होती है इसकी। ठीक है, वेस्टर्न गिव मेथड और होती है हमारी विंट्रोप्स मेथड। ठीक है, वो हम आपको अभी लाइव बता रहे हैं उसमें। ठीक है, इस तरीके से ये दो हमारे पास ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, तो ये विंट्रोप्स नाम का एक साइंटिस्ट, सॉरी वेस्टर्न गिव नामक का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने अपने नाम पे ही मेथड रख लिए। ठीक है, तो अब इसका आप नोट्स कर लेना। ठीक है, डायरी में इसको नोट्स कर लेना, जितने भी जो फ्रेशर है, ठीक है, जो कॉलेजेस स्टूडेंट्स है, बीएमएलटी डीएमएलटी जो भी है, ठीक है, तो वो नोट्स कर लेना जरूर कि इसकी मार्किंग क्या होती है। जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी पीपेट की हम मार्किंग है या एसबी सभी की उसमें मार्किंग होती है। तो ये ग्रेजुएटेड होते हैं। ठीक है, ग्रेजुएटेड अनग्रेजुएटेड, पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं। ठीक है, ग्रेजुएटेड मतलब मार्किंग वाले और अनग्रेजुएटेड मतलब नॉन मार्किंग वाले, जिसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती वो अनग्रेजुएट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पढ़ा लिखा अनपढ़, ठीक है, पढ़ा लिखा मतलब कोई वो ग्रेजुएटेड, ठीक है, अनपढ़ मतलब वो अनग्रेजुएटेड। ठीक है, इसीलिए ये भी ये पढ़े लिखे होते हैं, मतलब इनमें मार्किंग होती है। ठीक है, तो हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि वेस्टर्न ग्रीन। ठीक है, तो वेस्टर्न ग्रीन में हम इसको लाइव बताएंगे। ठीक है, कि ये क्या होता है, कैसे यूज होता है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम ईडीटीए ब्लड लेंगे सबसे पहले, ईडीटीए। ठीक है, सब नोट करके रखना कि इसमें, क्योंकि हम लाइव बता रहे हैं, ये आपको कभी भूल नहीं पाओगे इसको। ठीक है, क्योंकि अगर इसीलिए मैं इसको लाइव लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जो मार्किंग होगी, टोटल मार्किंग होगी वो 300 mm की होगी। ठीक है, इसकी जो टोटल मार्किंग होगी वो 0 mm से, ठीक है, हाँ 0 mm से ये 300 mm तक ये लॉन्ग होता है। ठीक है, 300 mm तक ये होता है लॉन्ग। और वाइड की बात करेंगे तो 2.5 mm ये इसका डायमीटर होगा। ठीक है, ठीक है, इनर डायमीटर इसका जो अंदर, अब मैं इसको समझाऊंगा। और एक बात और, इसका जो 100 mm होगा वो नॉन ग्रेजुएटेड होगा। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा समझा दूंगा, आप कॉपी में नोट करते रहना इसमें, तो आप समझ जाओगे। इसका जो पूरा मार्किंग होगी वो 300 mm की होगी। ठीक है, और जो इसका जो अंदर का होल है, जो इसका डायमीटर है वो 2.5 का। एग्जाम में ये सारी चीजें पूछते हैं, 2.5। ठीक है, जैसे वाइवा होता है उसमें भी ये सारी चीजें जरूर डिस्कस की जाती है। तो इसीलिए मैं फ्रेशर के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूँ, क्योंकि उनको वाइवा में हेल्प होगा। ठीक है, 300 होगा और इसमें 200। ठीक है, इसमें ये दिखा हुआ है, अगर आपको देखने का मौका मिले तो जरूर नोट करना इसमें। ठीक है, इसमें 200 mm तक इसमें मार्किंग है और 100 mm, ठीक है, इसमें कोई मार्किंग नहीं है, इसलिए ये नॉन मार्किंग है। ठीक है, इसलिए अनग्रेजुएटेड होता है 100 mm, ये लिखा इसके ऊपर लिखा हुआ, आपको देखने का मौका मिले तो जरूर देखना। ठीक है, और इसमें जो हम ब्लड लेंगे वो एंटी कोगुलेंट लेंगे। ठीक है, अब हम ये और ये, हाँ ये दोनों बोथ साइड, ये क्या होता है, एंड साइड में ये ओपन एंड होगा, इस तरह भी ये, इस तरह से भी ये ओपन होगा। ठीक है, एक तरफ से हम ब्लड डाल देंगे और एक तरफ से हम कॉटन से उसको अच्छे से, ठीक है, इस तरह से हम लोग ब्लड, इसमें जो ईडीटीए ब्लड लेंगे, ठीक है, 1 mm ब्लड लेंगे, वो हम पूरा ब्लड ले लेंगे और एक तरफ उसको अच्छे से, इसका एक एंड उसको लॉक कर देते हैं ताकि वो उसमें, ठीक है, बाहर वो फैले नहीं। ठीक है, फील करके उसको कर देते और उसको हम, ठीक है, अब 1 घंटे के लिए रख देंगे, जितना उसमें सेडिमेंट होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, हालांकि ये वेस्टर्न ग्रीन यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज बहुत ना के बराबर करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एंड प्रचलित मेथड होता है वो हमारा विंट्रो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब विंट्रो के लिए मार्किंग करके रखना, कॉपी में जरूर नोट करना। इसकी जो मार्किंग होगी, ठीक है,
ठीक है। इसकी जो मार्किंग होती है वो 11 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, अगर हम बात की जाए विंट्रोप की, विंट्रोप मेथड या विंट्रोप ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, विंट्रोप मेथड या विंट्रोप ट्यूब। तो अब इसकी जो पूरी लॉन्ग साइड की बात करेंगे तो ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ये दिख रहा है। और उसका जो डायमीटर होगा वो सेम होगा 2.5, ठीक है, mm। ठीक है, ये mm में रहेगा, इसका डायमीटर mm में रहेगा। ठीक है, अब इसको फील कहाँ तक करते हैं, ये 1 से लेकर 100 mm इसमें पूरा मार्किंग हो रहता है। ठीक है, 100 mm तक इसको मार्किंग करते हैं। ठीक है, अगर mm की बात करेंगे तो ये पूरा 1 mm से लेकर 100 mm तक रहता है। ठीक है, लेकिन अगर सेंटीमीटर की बात करें तो क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछता तो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2.5 मीटर डायमीटर होगा। ठीक है, ये हो जाता हमारा ESR का विंट्रोप ट्यूब। अब इसमें रीडिंग कैसे लेनी होती है, इसमें दोनों चीज़ों की रीडिंग ली जाती है, PCV की भी और ESR की भी। तो हम ESR की बात करेंगे तो ESR की हम रीडिंग लेंगे ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, इसमें मार्किंग है, इसमें 0 से 10 तक और इधर से भी 0 से 10 तक। तो ESR की जो रीडिंग लेंगे हम ऊपर से नीचे की ओर लेंगे, और जो PCV की जो रीडिंग लेंगे हम लोग नीचे से ऊपर की। ठीक है, इस तरीके से। जैसे हम इसको अगर हम मेडिकल की भाषा में बात करेंगे, ठीक है, तो जो ESR की बात करेंगे तो ESR असेंडिंग, ठीक है, और PCV डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर हमारा ESR और नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि पैक्ड सेल बोल रहा है। ठीक है, पैक्ड सेल, जो सेल हो रही है पैक हो रही है, नीचे हो रही है। ठीक है, पैक्ड सेल की उसकी मात्रा देखने के लिए। ठीक है, और ESR क्या हो रहा है, कितना सेडिमेंट हो रहा है, कहाँ तक सेडिमेंट हो रहा है वो देखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हमें ये समझ, दो चीजें बहुत कंफ्यूजन करता है, ESR और PCV। तो ESR में हम लोग देखो ऊपर से नीचे कितना जमा, 1 घंटे में कितना जमा हुआ है, इसलिए हम ESR करते हैं। और 1 घंटे में कितना पैक्ड हुआ है, जो सेल होती है हमारी। ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, नाम से ही पता चल रहा है कि पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो कितनी जमी। ठीक है, वो देखने के लिए हम लोग PCV करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि कितना सेडिमेंट हुआ। इस तरीके से हम लोग इसको कोरिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल रेंज रहेगी वो मेल और फीमेल अलग, दोनों में अलग रहेगी। मेन में ये 0 से 15 तक रहेगी। ठीक है, पर आवर। ठीक है, 1 घंटे के, ये अलग अलग एज की तरफ से भी वेरिएशन हो सकता है। लेकिन वुमेन्स की बात करें तो ये 0 से 20 पर आवर। ठीक है, 1 घंटे बाद इसका रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ESR रहेगा। नोट कर सकते हो उस चीज को। अब आएगा हमारा PCV। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बताया था, सेम कंडीशन। ठीक है, वेस्टर्न ग्रीन से हम PCV नहीं लगाते, हम सिर्फ यूज करते हैं विंट्रोप ट्यूब से। विंट्रोप ट्यूब, इसके भी 2 मेथड है, एक विंट्रोप एक कैपिलरी। ठीक है, तो इसके 2 मेथड है। तो हम इसमें भी अभी मैंने बताया था कि इसकी जो रीडिंग कैसे लेते हैं। तो इसकी मेथड, फर्स्ट मेथड तो विंट्रोप रहेगी। तो इसको, इसमें 2 मेथड बोलते हैं। तो विंट्रोप को यहाँ पर बोलेंगे माइक्रो। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में PCV का जो फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा हमारा पैक्ड सेल
प्रेशर है उनको वो नोट कर सकते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, इसमें हम किस चीज़ को, अब नाम से ही पता चल रहा है जो सेल्स पैक्ड है, नीचे नीचे जो पैक्ड हो रही है, ठीक है, बंद हो रही है, उसको उसको देखने के लिए हम लोग पीसीबी लगाते हैं। अब इसको, ठीक है, एक और नाम से जाना जाता है इसको, हीमो हीमो हीमेटोक्राइट। ठीक है, हीमेटोक्राइट से भी इसको जाना जा सकता है, क्योंकि जो अधिकतर जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या जो एग्जाम वो सॉरी वाइवा के लिए जो एग्जामिनर आता है, ठीक है, वो भी इसी को इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, हीमेटोक्राइट। और इसका जो सेल्स वो यूज होता है हमारा पैक्ड रेड ब्लड सेल्स के लिए करते हैं। ठीक है, कि कितनी रेड ब्लड सेल्स पैक्ड हो रही है। ठीक है, तो ये इसका हमारा इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि इट इज यूज्ड फॉर द पैक्ड सेल वॉल्यूम और आल्सो कॉल्ड हेमेटोक्राइट। ठीक है, एंड पैक्ड सेल पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यूज फॉर द पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। ये इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इसकी मेथड्स की बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे तो वही हमारी दो मेथड्स आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैक्रो में बात करेंगे तो हमारा मैक्रो विंट्रोप ट्यूब्स। ठीक है, ये विंट्रोप ट्यूब्स आ जाएगा हमारा। मैक्रो मेथड, मैक्रो मेथड में हम विंट्रोप ट्यूब्स क्या होगा, सेम कंडीशन वही रहेगी, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशन होता है। अब इसमें हम 1 घंटे के लिए नहीं रखते, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग इरिटेबल या हेपेराइज ब्लड ले लेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें इरिटेबल ब्लड ही लेते हैं, जैसे ये सार हम भरते हैं वहीं पर रीडिंग ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग वेट नहीं करते, जैसे हम उसको पूरा फील करेंगे। ठीक है, इसको फील करके अब इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ठीक है, पीसीबी में क्या करते हैं, एक चीज ऐड करते हैं, ये सार में भी क्या करते हैं, ये सार में रख के 1 घंटे के लिए रख देते हैं, और फिर उसकी जो कितना प्लाज्मा में उसका सेडिमेंटेशन होगा वो ले लेते हैं। लेकिन पीसीबी में क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करना होता है। ठीक है, इसलिए उसको अलग से भरना पड़ता है पीसीबी अगर जब करना होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर कोई तो ऐसे रीडिंग दे देता है, लेकिन ऐसे रीडिंग नहीं देना है। अगर आप अच्छे से टेस्ट सीखना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करना है, इसमें भर के इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, देखा होगा या लैब में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा भर के ना इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो पोस्टर पिपेट की हेल्प से एक इसको, हाँ, इसको भरने का एक तरीका होता है, एक लॉन्ग साइज की सीरिंज लेना पड़ेगा, या तो आपको पोस्टर पिपेट लेना पड़ेगा, तभी ये फील होता है। क्योंकि आप जो नॉर्मल सीरिंज यूज करोगे तो उससे ये फील नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पोस्टर पिपेट से या उससे अगर कुछ ट्रेनेड होते हैं तो हम इसको जो ट्यूब होती है, तो इस तरीके से, जैसे अब हमारे पास ये सीरिंज है, इसमें हमने कुछ थोड़ा सा ब्लड ले लिया, इरिटिया ब्लड लिया, ठीक है, और उसमें से भर के हम इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से भर के ना हम इसको 2-3 बार अगर ऐसा कर देंगे, ठीक है, 2-3 बार झटकेंगे तो पूरा हमारा फील हो जाएगा। इस तरह से हमें स्लोली करना है, एक ही बार में नहीं तो पूरा फेंका जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। पूरा भर के इसको क्या करते हैं हम लोग, 300 आरपीएम, ठीक है, 20 मिनट के लिए, सॉरी आधे घंटे के लिए, ठीक है, 30 मिनट के, आधे घंटे के लिए, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में कितनी पैड हुई वो हम लोग नोट कर लेंगे नीचे से। ठीक है, जैसे कि हम लोग नोट करेंगे तो हमारा सपोज करो यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है, इतने सेडिमेंटेशन हो गई, तो हम उसका जो, ठीक है, ये दो, इसमें जो 0 से 0 1 2 3, अब इसको 10 मान लेंगे। ठीक है, अगर 2 से नीचे आ रहा है, अब सपोज करो यहाँ पर आ रहा है, तो उसकी जो रीडिंग लिख देंगे हम। ठीक है, सॉरी
अलग अलग होती है, ठीक है, मेन और मेन में। तो मेंस में 40 से 55 और लगभग 36 से 48, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी रीडिंग आ गई। तो हम क्या करेंगे, पूरा भरेंगे और इसमें हम नोट्स करेंगे, 0 से लेकर ये इधर की मार्किंग है। सपोज करो हमारी रीडिंग आई है 4 तक, ठीक है, या 4 से नीचे आ गई है, तो 4 को हम लोग 40 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 40-50 का ऑप्शन नहीं है, इसमें 1 2 3 का ऑप्शन है। तो 40 से अगर नीचे आ गई है, ठीक है, तो हम उस हिसाब से रीडिंग करेंगे। 30 से अगर नीचे 3 तक आ गई है तो 30, ठीक है, और उससे आ गई है तो 28। इस तरीके से हम उसकी रीडिंग देंगे, ठीक है। एक जो टेक्निक होती है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो, इसमें हम लोग वेंट्रो की जगह कैपिलरीज ट्यूब लेंगे, ठीक है, जो कि 75 mm की होती है, ठीक है, 75 mm की होगी। उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरी उसको फील करके उसको भी सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसको हम लोग 1200 RPM पे, ठीक है, 1200 RPM, ये इसकी यूनिट है सेंट्रीफ्यूज की, RPM 5 मिनट के लिए, ठीक है। जो कैपिलरी का जो सेम प्रोसेस तो सेम रहेगी, बट क्या करेंगे इसमें RPM जो कैपिलरी यूज करेंगे ट्यूब 70 mm की होगी, भर के ना उसको 1200 RPM पे 5 मिनट के लिए हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, ठीक है। रीडिंग तो सेम लेंगे। अब इसके इंक्रीज और डिक्रीज से क्या होगा, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर लीजिए। तो डिक्रीज तो क्या होगा हमारा, एनीमिया और डिहाइड्रेशन, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज, पेट सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हमारी बॉडी में जो क्या होगा, उसका फ्लूइड भरने लग जाता है, ठीक है, तो वो रिहाइड्रेट हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा और रिहाइड्रेट। इन दो कंडीशन में हमारे पेट सेल क्या होगी, बढ़ी हुई आ रही है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पानी भरने या फ्लूइड जब सेडिमेंट होने लगता है तो पीसीबी बढ़ सकती है। एनीमिया की कंडीशन, अगर एनीमिया के सिम्टम्स आ रहे तो हमारी पीसीबी बढ़ी हुई आएगी, ठीक है। तो इन कंडीशन में अगर इसका अगर ये डिक्रीज होती है तो ठीक है, अगर देखो बढ़ने से रिहाइड्रेशन, तो अगर वो घट रही है तो उसमें डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। घटने से हमारा क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। और पॉलीसाइथेमिया, और एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज भी हो सकती है। अगर किसी भी अगर सडनली, जैसे कि हमें उसमें सीबीसी में देखने को मिला कि पीसीबी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एक्यूट डिजीज में मतलब कोई भी जैसे लीवर एक्यूट डिजीज हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है। तो एक्यूट अगर अगर इसका लेवल अगर बहुत जल्दी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसमें एक्यूट डिजीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग सेंट्रीफ्यूज की बात की है, तो उसमें हमें प्लाज्मा दिख रहा था, ठीक है। तो प्लाज्मा के कुछ थॉट्स होते हैं, प्लाज्मा को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बनते हैं, या मतलब नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में कि प्लाज्मा क्या चीज़ है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो अधिकतर वाइवा वगैरह में ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं। अगर प्लाज्मा का कलर क्लियर हुआ, ठीक है,
या स्ट्रो हुआ तो वो होगा हमारा नॉर्मल। ठीक है, अगर प्लाज्मा का कलर क्लियर दिख रहा है और थोड़ा स्ट्रो टाइप का दिख रहा है, ठीक है, दिख तो रहा क्लियरली दिख रहा है लेकिन थोड़ा स्ट्रो टाइप का दिख रहा है, तो वो होगा हमारा नॉर्मल। अगर प्लाज्मा का कलर हमारा येलोविश हो रहा है, ठीक है, अगर येलोविश है तो अधिकतर बहुत सारे लोग जान जाते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको पीलिया। ठीक है, हम प्लाज्मा का लेवल देख के भी बता सकते हैं कि इसको क्या हो सकता है, पीलिया। ठीक है, जॉन्डिस। ठीक है, टर्बिडिटी आ रही है, ठीक है, टर्बाइड हो रहा है उसमें, अगर झाग दिख रही है, ठीक है, कुछ ऐसा टर्बिडिटी हमें देखने को मिलती है, उसमें झाग टाइप की देखने को मिलती है, तो उसमें क्या हम बोल सकते हैं, उसमें लिपिड प्रेजेंट है। ठीक है, लिपिडमिया। ठीक है, तो उसमें लिपिड प्रेजेंट है। अगर उसमें हमें कुछ रेड टाइप का दिख रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें तो इजी है, अगर येलो दिख रहा है तो जॉन्डिस हो गया, रेड दिख रहा तो वो हीमोलाइटिक एनीमिया उसमें। या हीमोलाइसिस हो चुका है वो, ठीक है, या हीमोलाइटिक एनीमिया भी बोल सकते हैं, वो हीमोलाइस की कंडीशन में, मतलब हम लोग वहां पर आरबीसी टूट रही है, हीमोलाइस की कंडीशन में वो रेड कलर दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लाज्मा के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो नोटिस इंपोर्टेंस टाइप के। ठीक है, इन क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है कि इन विच एनीमिया, ठीक है, क्या पूछा गया है, आई होप कि इसके आंसर तो सभी को आ ही गए होंगे। ठीक है, सभी ने कमेंट्स में सही करने, कमेंट्स में अगर कुछ गलत आ रहे तो उसमें उसको नोट करना है। ठीक है, कि हमने कहाँ गलती करी थी। तो इन विच एनीमिया एमसीवी एमसीएच इज हाई। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एमसीवी और एमसीएच हाई है, ठीक है, बढ़े हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा है हमारा एमसीएच नॉर्मल है, इक्वल है, किस कंडीशन में। ठीक है, अभी हमने देखा था, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया कि किसके बढ़ने से क्या हो रहा है, एमसीवी के बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है। ठीक है, तो एमसी इज नॉर्मल है, लेकिन हमने देखा था कि ये एमसीवी और एमसीएच हाई होने से क्या हो रहा था, अभी हमने जस्ट देखा। ठीक है, माइक्रो तो क्या हो रहा था, उसके कम होने से हो रहा था। ठीक है, माइक्रो क्या हो रहा है, उसके कम होने से, हाइपोक्रोमिक भी उसके कम होने से होगा। ठीक है, अप्लास्टिक एनीमिया तो क्या होगा, जो हमारी सेल पूरी अबनॉर्मलिटीज हो जाती है, बोन मेरो में ही सेल का नहीं बन पाता, उसको अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीटली उसमें फिर वो जो हमारी सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट पूरी सेल्स अगर उसमें अबनॉर्मलिटीज आ जाती है या उसमें, ठीक है, वो नॉर्मल से कम हो जाती है तो या बनना स्टॉप हो जाता है, तो उसको अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि, ठीक है, इन दोनों की कंडीशन में तो हाई होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो हाई मतलब, ठीक है, इन दोनों की कंडीशन में हाई होगा लेकिन ये नॉर्मल होगा, मतलब हमने ये पढ़ा था ना कि एमसीवी और एमसीएससी में जो हाई अगर बढ़ रहा है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, यहाँ पर तीनों में से किसी को भी वेरिएशन कर सकता है, लेकिन वो कभी आएगा जब आपने यहाँ की जो थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो रिवाइज करके देखना, ठीक है, कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, वीडियो को जरूर रिवाइज करके देखना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, ESR has more signification is a diagnosis of which disease। ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, किस सिग्निफिकेशन में ESR डायग्नोसिस किया जा सकता है, कौन से डिजीज के लिए, कैंसर के लिए। ठीक है, कैंसर के लिए ESR से कोई लेना देना नहीं है, पोलियोमाइलाइटिस से कोई लेना देना नहीं, टाइफाइड तो क्या हमारा ये साल्मोनेला टाइफाइड, साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है उसके कारण टाइफाइड होता है। ठीक है, ये भी गलत है, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ
और भी इसमें चेंजेस कर सकता है, और भी इसमें जो डिजीज होते हैं, इन्फ्लामेशन डाल सकता है, कौन सा क्रोनिक इन्फ्लामेशन डाल सकता है, इसमें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस डाल सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें में डाल के पूछ सकते हो। तो इसी को आपको सारी चीज़ें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीज़ें पढ़ लेना है, और उसके साथ साथ में किसके बढ़ने और घटने से, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स इज अ कॉल्ड, इसमें क्या बोला है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो हम हीमोग्लोबिन का अमाउंट किस में देखते हैं, ठीक है, किस में देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, मीन सेल्स, ठीक है, हीमोग्लोबिन देखते हैं, ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं, मीन सेल्स वॉल्यूम देखते हैं, या आरबीसी वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन। लेकिन ये क्या इसमें कि पूछना क्या चाह रहे हैं, अभी देखो हमें ये देखना है कि एमसीवी में हमने क्या पढ़ा, एमसीवी में क्या पढ़ा, एमसीएच में क्या पढ़ा और एमसीएससी में क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने एमसीएससी में क्या बोला, मीन सेल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर वो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसलिए एमसीएससी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो जिसका भी गलत आ रहा है वो जरूर उसमें राइट आंसर करना और कमेंट में बताना, ठीक है, कहाँ आपको डाउट का क्लियर लग रहा है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एमसीएससी, नॉर्मल रेंज तो आपने देख लिया होगा, हालांकि फिर भी किसी ने अगर जल्दबाजी में लगाया होगा तो उसमें कुछ गलत कर गया होगा कि इसका जो है, क्योंकि इसलिए ये जो क्वेश्चन बना वो यूनिट के ऊपर से बना है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, 27 से 32 ml, 27 से 32 पिकोग्राम, 27 से 32 FL, ठीक है, फेनोमीटर लीटर, ठीक है, फेनोलीटर, 27 से 32 माइक्रो, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हमारा बी आएगा, ठीक है, पिकोग्राम। याद रखना कि इसका यूनिट याद रखना, मैंने सिर्फ इसकी यूनिट चेंज करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन विच फिजियोलॉजिकल कंडीशन पीसीबी इज हाई, किस कंडीशन में फिजियोलॉजी हाई होगा, ठीक है, इन विच फिजियोलॉजी कंडीशन इज पीसीबी हाई, तो ये आपको कमेंट्स में जरूर बताना है, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन आपको तो इसको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सीबीसी जो हेमेटोलॉजी की जो सीरीज जो चल रही है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सीरीज चल रही है हेमेटोलॉजी की, वो एक से स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों को एक के बाद एक टॉपिक समझ में आए, पूरे कंटेंट एक के बाद एक समझ में आएगा, इसीलिए फिर हम लोग फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, जो अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और जो एग्जामिनर के लिए कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो एमसीक्यूज भी लेके आ रहे हैं हम लोग बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी ये चीज़ें लाने में बहुत ही डिफिकल्ट होती है, ड्यूटी जाओ फिर आगे कंटेंट ढूंढो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ इसमें डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो कुछ इसमें कुछ अभी व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है, बच्चों के कॉल आते हैं कि सर लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों का कुछ समझ में नहीं आता कि सर हमारा हेमेटोलॉजी में कुछ दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने हेमेटोलॉजी बताया, फिर अब बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर हिस्टोलॉजी स्टार्ट करनी, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा हिस्टोलॉजी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मिस आपका जो रहेगा प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ड्यूटी जाना फिर कंटेंट ढूंढना फिर बनाना, ऐसे कुछ भी उठा के तो पढ़ा देंगे तो फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए हम भी आप लोगों के लिए फुल मेहनत कर रहे हैं, बस लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।